जय भीम मित्रों, आज हम राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले की योगदान के बारे में बताएंगे, जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए आजीवन संघर्ष किया, लेकिन इतिहासकारों ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वसली हकदार थे। अगर आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अपने महापुरुषों से परिचित हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योतिबा फुले के परदादा माली जाति से संबंधित थे, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटघोरा में ब्राह्मणों के निचले सेवक थे। उन्हें तरह तरह से गंदे काम सौंपे जाते थे। एक दिन उनकी एक ब्राह्मण कुलकर्णी के साथ झड़प हुई। ब्राह्मण कुलकर्णी ज्योतिबा के परदादा को परेशान करता था और उसने उनके जीवन को बदतर बना दिया था। उनका गांव में शांति से रहना असंभव हो गया था। एक रात उन्होंने ब्राह्मण कुलकर्णी को मार दिया और पूना जिले में जाकर बस गए। तो क्या हम कह सकते हैं कि ज्योतिबा फुले के खून में अन्याय के खिलाफ बगावत थी? मैं इसे आपको तय करने के लिए छोड़ देता हूं। अगर ज्योतिबा फुले का जन्म नहीं होता तो क्या अंबेडकर का उत्थान संभव होता? परंतु ज्योतिबा फुले ने अंबेडकर की गतिविधियों को फलने फूलने की जमीन जरूर तैयार कर दी थी। हम आपको ज्योतिबा फुले के बारे में 22 तथ्य बताते हैं जो आप शायद नहीं जानते। ज्योतिबा फुले मुश्किल से 1 वर्ष के थे जब उनकी मां का निधन हुआ। उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया। वह थॉमस पाइन के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने पाइन की प्रसिद्ध पुस्तक द राइज ऑफ मैन में बहुत दिलचस्पी दिखाई थी। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और 22 साल की उम्र तक अछूतों के लिए स्कूल शुरू कर दिए थे। अतः 150 में जब वह 22 साल के थे, उन्होंने शूद्रों को शिक्षित करने की शपथ के कारण अपनी पत्नी के साथ घर छोड़ दिया था। 22 साल की उम्र में वह न सिर्फ भारत में बल्कि लंदन तक में एक प्रसिद्ध हस्ती बन गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन ने उनके काम को स्वीकार किया था। ज्योतिबा फुले ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्षिणा में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले धन की प्रथा का विरोध किया था। 1948 में दक्षिणा में दी जाने वाली राशि 4000 के आसपास थी। 22 साल के ज्योतिबा फुले ने इस प्रथा के खिलाफ खड़े होकर यह मांग की कि अछूतों की शिक्षा के लिए इस धन को आवंटित किया जाना चाहिए। उस समय के ब्राह्मण पहले से ही नाराज थे कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कम राशि दी है और 22 साल का शूद्र भी उन्हें चुनौती दे रहा था। अब तक किसी ने भी ब्राह्मणों को उनके प्रभुत्व के लिए चुनौती नहीं दी थी। अंत में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के लिए उस दक्षिणा का एक हिस्सा अछूतों के लिए आवंटित किया। इसे अछूतों के शिक्षा के लिए पहली आर्थिक मदद कही जा सकती है। ज्योतिबा फुले एक अंशकालिक शिक्षक के रूप में एक स्कॉटिश स्कूल में काम करने लगे। 1890 में महात्मा ज्योतिबा फुले को लकवा लगा, जिसके कारण उनके शरीर के दाहिने हिस्से ने कार्य करना बंद कर दिया। लेकिन दलितों के प्रति ज्योतिबा फुले का समर्पण इतना मजबूत था कि उन्होंने अपने बाएं हाथ से कड़ी मेहनत करके एक सत्य धर्म पुस्तक द बुक ऑफ ट्रूथ फ्रेड किताब को पूरा किया। 1880 बंबई में महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस बात पर महत्व दिया कि निचली जातियों को अपने कर्म कांडों और धार्मिक गतिविधियों को में आयोजित करना चाहिए ताकि ब्राह्मण पुजारी की भूमिका निरर्थक की जा सके। ज्योतिबा फुले ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे और वेदों को बेकार की कल्पनाएं को बड़ी बेतुकी व एक झूठी चेतना का रूप भी मानते थे। ब्राह्मणों ने 1856 में महात्मा ज्योतिराव फुले को मारने का प्रयास किया, क्योंकि ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि फुले बहुजनों को शिक्षा दें। 11 मई 1888 इस दिन ज्योतिबा फुले को मुंबई में मराठा ज्ञान धर्म संस्था ने महात्मा की उपाधि दी। 5 फरवरी 1852 इस दिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने शिक्षण संस्थानों के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की मांग करी थी। अछूतों और लड़कियों के लिए पहले स्कूलों की शुरुआत फुले दंपत्ति ने की थी। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को शुरू किया था। ऐसे समय में जब अछूतों की छाया को और अपवित्र माना जाता था, जब लोग प्यासी अछूतों को पानी देने के लिए तैयार नहीं थे, अछूतों के उपयोग के लिए सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने घर में कुआं खुलवाया था।
जनवरी 1853 फुले दंपत्ति द्वारा भारत के पहले शिशु निषेध घर की शुरुआत की गई। 1863 में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पहले अनाथालय शुरू किया, जहां उन गर्भवती विधवाओं को संरक्षण दिया गया। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी को 1 जून में प्रकाशित किया। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने अपने अनुयायियों और प्रशंसकों की एक बैठक बुलाई, जहां सत्य शोधक समाज सोसाइटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ ट्रूथ इसका गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके पहले अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष खुद ज्योतिबा फुले बने। 16 नवंबर 1852 को मेजर कैंडी ने ज्योतिबा फुले को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। शराब की व्यापक खपत को गंभीरता से लेते हुए 18 जुलाई 1880 को महात्मा ज्योतिबा फुले ने नगर पालिका की कार्य समिति के अध्यक्ष प्लंकेट को एक पत्र लिखा। जब सरकार ने शराब की दुकानों के लिए अधिक लाइसेंस देना चाहा, तो ज्योतिबा राव ने इस कदम की निंदा की है, क्योंकि उनका मानना था कि शराब की लत कई गरीब परिवारों को बर्बाद कर देगी। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सामने आए 30 नवंबर 1880 को पूना नगर पालिका के अध्यक्ष ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लंदन की यात्रा के अवसर पर सदस्यों से 1000 रुपये खर्च करने के अपने प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। अधिकारी उनकी पूना यात्रा के दौरान उन्हें एक संबोधन देना चाहते थे। लिंडन ने एक अधिनियम पारित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेस की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा था। सत्यशोधक समाज के अंग दीन बंधु ने प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध का विरोध किया था। राव को लंदन जैसे अतिथि के सम्मान में करदाताओं का पैसा खर्च करने का विचार पसंद नहीं आया था। उन्होंने साहसपूर्वक सुझाव दिया कि राशि पूना में गरीब लोगों की शिक्षा पर बहुत अच्छी तरह से खर्च की जा सकती है। वह पुनः नगर पालिका के सभी 32 मनोनीत सदस्यों में से एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने आधिकारिक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। शाही परिवार को चुनौती। एक और घटना ने गरीब किसान के लिए उनके लगाव और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के कष्ट के लिए ब्रिटिश शाही परिवार के एक सदस्य का ध्यान आकर्षित करने में उनके साहस को भी प्रकट करती है। 2 मार्च 1888 को ज्योतिराव के एक मित्र हरिराव जी चिपलूनकर ने और डचेस ऑफ नॉर्थ के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। एक किसान की तरह कपड़े पहने ज्योतिराव ने समारोह में भाग लिया और भाषण दिया। उन्होंने उन अमीर आमंत्रितों पर टिप्पणी की जो हीरे जड़ित आभूषण पहनकर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, और आने वाले गए अन्य लोगों को चेतावनी दी कि जो लोग वहां एकत्र हुए थे वे भारत के प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। अगर ड्यूक ऑफ कनॉट वास्तव में इंग्लैंड की महारानी के भारतीय विषयों की स्थिति का पता लगाने में रुचि रखते थे, तो ज्योतिबा राव ने सुझाव दिया कि उन्हें कुछ आसपास के गांव के साथ साथ अछूतों के कब्जे वाले शहर के इलाकों का दौरा करना चाहिए। उन्होंने डॉग और कन्नौज से अनुरोध किया, जो रानी विक्टोरिया के पोते थे, कि उनका संदेश रानी तक पहुंचाया जाए और गरीब लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मजबूत दलील पेश की। ज्योतिबा फुले के भाषण ने काफी हलचल मचाई थी। दोस्तों, आपको ज्योतिबा फुले की विचार कैसे लगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए बहुजन महापुरुषों से जुड़ी हुई रहस्यमयी कहानी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।